Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 7 के लिए है, जिसमें आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का पार्ट 1 आज पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर 4 को स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है आपका द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर। जो मतलब एम्पायर का क्रिएशन हुआ, मतलब बना, उसके बारे में हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो लास्ट जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। उसके बाद बहुत सारे एम्पायर के बारे में उसमें पढ़ा था। लोडी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, क्या बोलते हैं, तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके बाद जो एम्पायर वगैरह जो बना, नए नए साम्राज्य बने, उसके बारे में इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी India was divided into many small kingdoms. 15वीं शताब्दी के दौरान इंडिया जो था वो डिवाइडेड था, स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड था, मतलब छोटे छोटे किंगडम्स में इंडिया डिवाइडेड था। The ruler of these kingdoms were always fighting with one another. छोटे छोटे किंगडम्स में ये डिवाइडेड था। तो जो रूलर्स हुआ करते थे इस सब किंगडम्स के, वो सब रूलर्स अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने मतलब प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे। मतलब अगर मान लो एक रीजन का रूलर है, अगर दूसरे रीजन के रूलर को जीत लेता है, उसको डिफीट कर देता है, तो वो दूसरा वाला रीजन भी इनका हो जाता था। तो इस तरह से उनका टेरिटरी भी बढ़ा, उनकी प्रभुत्वता भी बढ़ी। तो इस तरह से ये एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे या फाइटिंग किया करते थे। एज ए रिजल्ट ऑफ देयर इन फाइटिंग इंडिया रिमेन पॉलिटिकली वीक। अब देखिए छोटे छोटे रूलर्स थे, एक दूसरे में हमेशा लड़ाई किया करते थे। अब इनमें ऐसा नहीं था जो कोई बहुत बड़ा शासक था, ऐसा नहीं था, छोटे छोटे रूलर्स थे तो एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे। मतलब इसका ये समझिए, जो मान लीजिए अगर एक गांव है उसमें 4 घर है, अगर 4 घर में चारों घर अगर उससे लड़ाई मतलब एक दूसरे से लड़ाई करते रहे, तो बाहरी लोग तो यहाँ पे आराम से आके रह सकते हैं ना। जैसे अगर 4 घर हैं, चारों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो बाहरी लोग आएगा और एक घर को कन्विंस कर लेगा, हाँ तो हम तुम्हारे साथ देंगे, और उसके बाद वो बोलेगा तो हम तुम्हारा साथ देके यहाँ पे मतलब इनके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। वैसे ही यहाँ होता था, क्योंकि ये पॉलिटिकली वीक था, मतलब एक दूसरे में इन लोगों में यूनिटी नहीं थी, एक मतता नहीं था यहाँ के रूलर्स में, किंग्स में। तो इसीलिए बाहरी जो फॉरेन इन्वेजन जो हुआ, जो फॉरेन लोग जो आए यहाँ पे, फॉरेन जो पावर, विदेशी पावर जो यहाँ पे आए, उसको यहाँ पे आने में आसानी हुआ और उसको यहाँ पे पैर जमाने में आसानी हुआ। किसके कारण हुआ? ये इन रूलर्स के कारण हुआ, क्योंकि इन रूलर्स में एक मतता नहीं थे, इन किंग्स में एक मतता नहीं थे। इंडिया रिमेन पॉलिटिकली वीक। This led many foreign powers and paved the way of Mughals to set foot in country. अब देखिए लड़ मतलब होता है भारत, ये बहुत, और ये ही अब देखिए फॉरेन पावर्स मतलब होता है विदेशी पावर। जो विदेशी रूलर्स थे ये जाना करते थे, ये इनको पता था जो इंडिया में जो भी रूल कर रहे हैं, जो भी किंग्स हैं, उनमें आपस में बहुत सारे मतभेद हैं, उनमें एक मत नहीं है। तो इसीलिए, और यहाँ पे जो इंडिया का जो डाइवर्सिटी था, यहाँ पे जो भी संसाधन वगैरह थे, ये बहुत ही रिच मात्रा में थे, बहुत ही प्रचुर मात्रा में थे। तो इसके लिए फॉरेन मतलब पावर्स इंडिया को लुभाया करता था, मतलब, और वो फॉरेन पावर्स इंडिया में आना चाहते थे, और ये कंडीशन उनके लिए फेवरेबल था। तो इसीलिए मुगल्स जो थे तो यहाँ पे आए और अपना इसी समय आए और अपना पैर को यहाँ पे जमा लिए। The Mughals founded their empire in India in the 16th century and ruled for almost 3 centuries. अब देखिए 16वीं शताब्दी में मुगल्स यहाँ आए और अपने आप को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया और लगभग 300 साल तक यहाँ पे राज किए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेर शाह, औरंगजेब were the 6 great Mughal emperor who ruled over India. अब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेर शाह और औरंगजेब जो था, ये 6 महान रूलर थे, महान शासक थे, जिन्होंने इंडिया में रूल किया। बाबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 15
सम्राट सम्राट जो बना था, तो उनका जो फाउंडेशन किया था, उनका जो फाउंडर जो थे वो बाबर था। बाबर ने यहाँ पे मुगल एम्पायर को बनाया था। ही बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। ही ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिए, ये ही बिलोंग टू सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग किया करता था। एंड ही ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब ये दिल्ली जो था उसका किंग बन गया, उसका शासक बन गया इब्राहिम लोदी को हरा के। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो इब्राहिम लोदी जो था वो बहुत ही क्रूअल नेचर का था, वो बहुत ही क्रूअल नेचर का था। इसके कारण उसके संबंधी लोग भी उसके अगेंस्ट हो गए। अब उनका जो संबंधी लोग था और कुछ राजपूत शासक जो थे, राजपूत किंग्स लोग जो थे, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया, जो आप आइए यहाँ पे और दिल्ली में आप अपना शासन स्थापित कीजिए, क्योंकि ये जो इब्राहिम लोदी है ये बहुत ही क्रूअल नेचर का है, ये हम लोगों को जीने नहीं देगा अगर और कुछ दिन रह गया तो इसके चलते उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था। तो बाबर ऐसे ही इन लोगों को कहने पर आया और बाबर इस ताक में भी था जो इंडिया में जाना है, और उसी समय इनको इन्विटेशन आ गया किससे, इन लोगों से, क्या बोलते हैं, जो इब्राहिम लोदी के जो भी अगेंस्ट थे उन लोगों से। तो इसी तरह ये इंडिया में आया और इब्राहिम लोदी को हरा के यहाँ का शासक बना। He was a great general. He used his force in such a way that they could move rapidly from one place to another place. ये बहुत महान सेनापति थे, मतलब इनको दक्षता हासिल थी आर्मी में। He used his force in such a way that they could move rapidly from one place to another. ये अपने फोर्सेस को, अपने आर्मी को इस तरह से यूज किया करते थे, इनके पास चालाकी बहुत हुआ करते थे, ये तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह चला जाया करते थे। मान लीजिए इनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, भारत के पास अगर मान लो बहुत बड़ी आर्मी है, तो ये कुछ आर्मी को गुप्त रूप से भेज दिया करते थे अपने, क्या बोलते हैं, राइवल किंग के पास, और उनको वहाँ पे घेराबंदी कर दिया करते थे, या उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिलरी वगैरह हुआ करते थे उनको ध्वस्त कर दिया करते थे। तो इस तरह से ये अपने जो सेना थे उसको एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत ही जल्दी ले जाया करते थे। द अफगान नोबल्स some Rajput ruler including Rana Sanga tried to stop him, but he defeated them all and established his supremacy. अफगान रूलर्स जो थे, अफगान के जो भी नोबल्स थे और कुछ जो राजपूत थे, ये लोग अब इनको स्टॉप करना चाह रहे थे। पहले तो ये लोग इनको बुला लिए, बोले जो आप आइए, इब्राहिम लोदी बहुत ही क्रूर शासक है, इसको आप डिफीट करिए और यहाँ पे आप शासन करिए। अब जब ये यहाँ पे आ गया तो इसने अपनी क्रूरता मतलब दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्रूरता का मतलब ये, मतलब अब धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये राजपूत लोग रूलर्स जो थे, जो भी किंग्स थे राजपूत किंग, इन लोगों को परेशानी होने लगी। तो इन किंग ने इनके प्रति रिबेल कर दिया, मतलब इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई, जिसमें बाबर जीता गया और ये सबको परास्त करता गया, और लास्टली ये मतलब लगभग बहुत बड़े रीजन को जीत लिया और अपनी सुपरमेसी को, सर्वोच्चता को यह स्थापित किया। In 1540, he died in 1530 AD, but before his death he had already established himself as the master of Punjab, Delhi, Agra and Gangetic plain as far as Bihar. अब देखिए 1530 में इनकी मौत हो जाती है, कितनी, बाबर की 1530 ईस्वी में मौत हो जाती है, मगर मौत से पहले इन्होंने अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल लीडर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर दिया था दुनिया के सामने, मतलब इंडिया के सामने। और इंडिया ये कहाँ इनकी प्रभुत्वता थी, पंजाब में, दिल्ली में, आगरा में, बिहार में, और जो भी गंगा वाला जो रीजन है उस रीजन में इनकी प्रभुत्वता थी। हुमायूं, अब हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। बाबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन हुमायूं। हुमायूं जो था बाबर का बेटा था। He was a weak ruler. He had to face opposition and trouble from all quarters. ये एक weak
करता था। हुमायूं जो था ये उतना दक्ष शासक नहीं था जैसे बाबर हुआ करता था। ये उससे निपुणता में कम था इनकी, और ये वीक हुआ करते थे, ये कमजोर हुआ करते थे। इसके लिए इसको बहुत सारे मतलब ट्रबल मतलब प्रॉब्लम को इसको फेस करना पड़ता था। अगल बगल के जो भी किंग्स हुआ करते थे समय समय पर इस पे चढ़ाई करना चाहते थे, ये सब चीज इस पे मतलब इनको ट्रबल फेस करना पड़ता था। किनको? हुमायूं को। द अफगान नोबल वे ट्राइंग टू डिसलॉज हिम फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब ये जो अफगान नोबल्स जो थे ये हमेशा मतलब कोशिश किया करते थे जो इसको हटाने का, किसको? हुमायूं को हटाने का, और दिल्ली का जो सत्ता है या दिल्ली का जो सिंहासन है उसको हथियाने का अफगान नोबल्स ट्राई किया करते थे। क्योंकि ये जो हुमायूं जो था ये वीक हुआ करता था, इसलिए ये लोग ट्राई किया करते थे। He had to face rebellion from other place like गुजरात एंड मालवा, और ये गुजरात और मालवा से भी इनको रिबेलियन मतलब फेस करना पड़ता था, मतलब विद्रोह फेस करना पड़ता था। Although he succeeded in defeating them, but could not establish his rule in Western India। Although मतलब यद्यपि इसने इस सबको धीरे धीरे डिफीट किया, मगर ईस्टर्न इंडिया में, पूर्ण ईस्टर्न इंडिया में, अपने वेस्टर्न इंडिया में अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाया है। In 1542 AD, Humayun's son Akbar was born in Amarkot Singh, who later became the greatest Mughal emperor। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ, जो कि हुमायूं का बेटा हुआ करता था। और अकबर जो था, ये जो मुगल वंश था, ये मुगल वंश का सबसे महान राजा हुआ। आगे चल के ये सबसे महान राजा होगा मुगल वंश का। हुमायूं spent many years in Afghanistan and consolidated his army। He waited for suitable opportunity to regain his lost empire, and it came in 1545 AD when Sher Shah died। अब देखिए हुमायूं क्या हुआ, जो मतलब ये अफगान लीडर्स वगैरह जो हुआ करते थे, अफगान नोबल्स हुआ करते थे, बहुत सारे और किंग्स जो हुआ करते थे, जो हुमायूं से हमेशा विद्रोह किया करते थे। तो एक बार ऐसा विद्रोह हुआ तो हुमायूं डिफीट हो गया, हार गया, जिसके कारण हुमायूं को इंडिया को छोड़ना पड़ा। अब ये हुमायूं इंडिया को छोड़ के अफगानिस्तान में आ गया। अब अफगानिस्तान में ये हुमायूं आके अपने पावर को फिर से कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने पावर को, आर्मी को फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और ये फिराक में था, इस फिराक में था जो इंडिया का परिस्थिति कब ऐसा होगा कि हम जाएंगे फिर से दिल्ली में और फिर से वहाँ का किंग बनेंगे, वहाँ पे राजशाही फिर से संभालेंगे। इस मतलब इस ताक में था ये। और 1500 he waited for suitable opportunity to regain his lost empire, and it came 1545 AD when Sher Shah Suri died। और 1545 ईस्वी में ये आया। कब आया? जब शेर शाह सूरी मारा गया, तब इसके लिए कंडीशन अच्छा हो गया। और जब शेर शाह सूरी मारा गया तो दिल्ली में उस समय में कोई पॉपुलर या कोई प्रसिद्ध किंग नहीं था जो राज कर रहा था, या कोई रूलर नहीं था जो राज कर रहा था। तो ये इसके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन बन गया, और इसने मतलब दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और फिर यहाँ पे आके फिर से अपना राजशाही संभाल लिया हुमायूं ने। द सक्सेसर ऑफ शेर शाह वेर वीक। In 1555 AD, Humayun again marched toward India and regained his lost throne of Delhi। शेर शाह का जो सक्सेसर था वो वीक था, जिसके कारण हुमायूं फिर से मार्च किया, मतलब यहाँ पे अटैक किया इंडिया में, दिल्ली में, और फिर से यहाँ पे आके अपने क्या बोलते हैं राजशाह को फिर से राजशाही को एस्टेब्लिश किया। He died on 24th January 1556 AD when he had a fall from staircase of his library। अब देखिए 24 जनवरी 1556 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। मौत का कारण क्या था? इनका एक अलग लाइब्रेरी हुआ करता था। ये जो हुमायूं जो था ये वीक प्रवृत्ति के थे, मतलब वीक रूलर थे, मगर ये मतलब पढ़ाई वगैरह में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। ये मतलब सभ्यता वगैरह को जानने में इसीलिए इनको बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। पुरानी किताब को पढ़ने में इनको इंटरेस्ट हुआ करता था, लिखने का इंटरेस्ट हुआ करता था। तो इसीलिए उन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाया था, अपना एक अलग लाइब्रेरी बनाया था, पुस्तकालय बनवाया था।
वहाँ पे जाकर ये पढ़ा करते थे और अपना क्वालिटी टाइम को स्पेंड किया करते थे। तो वो जो लाइब्रेरी बनाए थे इन्होंने, तो उस लाइब्रेरी से जब मतलब ये अपना काम खत्म करके जब आ रहे थे, तो वो लाइब्रेरी के स्टेयरकेस में सीढ़ियों से इनका पैर फिसल गया। इसी के कारण ये बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर इनकी मृत्यु हो गई। तो इस ऐसे ही 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई। शेरशाह सूरी, अब शेरशाह सूरी का कुछ पार्ट है उसको देख लेते हैं। शेरशाह सूरी वाज द सन ऑफ स्मॉल जागीरदार ऑफ जौनपुर इन बिहार। बिहार के एक स्मॉल जागीरदार हुआ करते थे, उसका बेटा हुआ करता था शेरशाह सूरी। मतलब शेरशाह सूरी जो हुआ करता था वो बिहार के जागीरदार का बेटा था। ही वाज ए वेरी एम्बिशियस सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही ये बहुत महत्वाकांक्षी हुआ करता था। ही वाज वेरी करेजियस एज वेल, और ये बहुत ज़्यादा करेजियस भी हुआ करता था, मतलब साहसी भी हुआ करता था। ही एक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट किंग। इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत आर्मी बनाई और क्या बोलते हैं, और इन्होंने मजबूत आर्मी बनाई और अपने आप को एक स्वतंत्र किंग के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अपने आप को स्वतंत्र किंग बनाया इन्होंने। ही डिफीटेड हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ दिल्ली। अब देखिए, हुमायूं जो भागा था यहाँ से, दिल्ली से जो भागा था, इसका रीजन ये था, जो शेरशाह सूरी जो था वो हुमायूं से लड़ाई किया था, और जो हुमायूं से जब लड़ाई हुआ था, इन दोनों के बीच फाइट हुआ था, तो बहुत बुरी तरह से हुमायूं हार गया था शेरशाह सूरी से। इसी के कारण इसको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। कहाँ? अफगानिस्तान में हुमायूं को छोड़ के जाना पड़ा। ही वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिल्डर। ये बहुत ही मतलब कुशल शासक हुआ करते थे, साथ ही ये बिल्डर भी हुआ करते थे। इन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध बिल्डिंग भी बनाई है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। विदिन स्पान ऑफ 5 ईयर ओनली शेरशाह क्रिएटेड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मात्र 5 साल में ही इन्होंने एक मतलब कुशल शासनीय प्रशासन प्रणाली की स्थापना की। 5 साल के अंदर ही इन्होंने कुशल प्रशासनिक प्रणाली बना दिया। द सैलिएंट फीचर ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ मुख्य विशेषता जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन का था, जो बहुत ही कुशल तरीके का था, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी एंड मेड इट स्ट्रॉन्ग। ही टुक पर्सनल इंटरेस्ट इन रिक्रूटिंग हिज सोल्जर। इन्होंने आपने पढ़ा जो ये जो था शेरशाह सूरी जो था, ये अपने आर्मी को मतलब कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, अपना पावर को, उसमें इन्होंने अपना आर्मी को बढ़ाना स्टार्ट किया और उनको नई नई तकनीक सिखाना स्टार्ट किया। तो जब भी ये मतलब अपने आर्मी को रिक्रूट करता था, मतलब अपने आर्मी को क्या बोलते हैं भर्ती किया करता था, तो ये स्वयं हुआ करता था वहाँ पे। मान लीजिए अगर कोई इनके आर्मी में भर्ती होना चाहता है, तो वो स्वयं उसको देखा करते थे और वो स्वयं उनकी परीक्षा लिया करते थे। जो भी इनका जो आर्मी का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसके अनुरूप अगर वो आ पाता तो ये उनको शामिल किया करते थे। तो ये किंग हो के अपने आर्मी के रिक्रूटमेंट में जाते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। He ensured that his subject could approach him directly in any matter। और इन्होंने बोल रखा था जो किसी कोई भी आदमी इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है अगर उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ। तो मतलब इनको अपने जो जनता हुआ करते थे इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया करते थे। ही ऑर्गेनाइज्ड द रेवेन्यू सिस्टम। इन्होंने राजस्व सिस्टम राजस्व प्रणाली यहाँ पे बनाया ये अपने शासन काल में। ही बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ रोड इंक्लूडिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम काबुल टू चित्तौड़ बांग्लादेश। अब देखिए ये जो जीटी रोड आपने सुना है, आप लोग ने सुना होगा, तो ये जो जीटी रोड है ये इन्होंने ही बनवाया था। ये जीटी रोड काबुल अफगानिस्तान से लेके बंगाल मतलब इतना दूर का इन्होंने रोड बनाया था, इसलिए इनको ग्रेट बिल्डर भी बोला जाता था। काबुल से बनाए थे और बांग्लादेश के बीच। मैनी रोड साइड इन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवल एंड प्लांटेड वेरी सैडी ट्री अलोंग द रोड। जो इन्होंने रोड बनवाया था, ये रोड के किनारे या कुछ दूरी पे इन्होंने विश्रामालय भी बनाया था, मतलब सराय भी बनाया था, जहाँ पे जो भी यात्रीगण हुआ करते थे, जब
जब थक जाया करते थे या रात के समय अगर रात हो जाया करती थी उनको यात्रा करने के दौरान, तो वो वहाँ पे जाते थे और विश्राम किया करते थे। और साथ साथ ही इन्होंने रोड के दोनों साइड में ये क्या बोलते हैं, हम बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगाए, छायादार वृक्ष लगाए थे ये, ताकि जो भी यात्री कर रहे हैं वो आराम से आ जा सके। ही ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम, उन्होंने कुशल पोस्टल सिस्टम की भी स्थापना की, कुशल डाक प्रणाली की भी स्थापना की। इन 1545 AD during his siege of Kalinger, he was killed when a gun burst on his face। 1545 ईस्वी में ये घेराबंदी करने के लिए गए कलिंजर में, घेराबंदी करने के लिए गए कलिंजर में। उसी समय इनके मुंह पर एक गोला आके गिरा, जिसके कारण गोला आके गिरा और फटा, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे शेरशाह सूरी के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जो वन ऑफ द ग्रेट रूलर था मुगल एम्पायर का, मुगल एम्परर का जो एम्पायर था उसका ग्रेट, सबसे ग्रेट अगर कोई रूलर था तो वो था अकबर। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।